कह रहा है यदि फोर्स, आप ये सोच रहे हो कि भैया फोर्स हमेशा मोशन की डायरेक्शन में लगता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। फोर्स मोशन के उल्टा भी लग सकता है। फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगे तो स्पीड क्या होगी, याद है? अगर ये भैया बॉडी है और इसकी मोशन इधर हो रही है और आपने इसी दिशा में फोर्स लगा दिया, तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि इसी में यदि आपने बॉडी की मोशन इधर हो रही है और आपने फोर्स इस मोशन के उल्टी दिशा में लगा दिया, तो इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तो केस बनते हैं, लिख रखा होगा ऊपर। कह रहा है कि ठीक है, इन एवरी मोशन फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सेलरेशन। कह रहा है भैया कि जो भी मोशन होगी, हर केस में फोर्स जो होगा वो मोशन के क्या होगा, सॉरी, फोर्स जो होगा वो एक्सेलरेशन की क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए इसी में देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है। क्या लग रहा है? देखिए एक्सेलरेशन का पॉजिटिव का मतलब होता है फोर्स जो है वो मोशन की डायरेक्शन में, और इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेल वो फोर्स लग रहा है। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, बाकी फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। बस एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा तो समझ जाना फोर्स और मोशन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो फोर्स और मोशन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अच्छा, कह रहा है नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग अ बॉडी। देखिए भैया कह रहा है कि अगर बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, क्या करना है, तो भैया एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन में dt। यहां पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीजों का एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। यानी फोर्स भी क्या होगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास तो होगा बॉडी का, लेकिन एक्सेलरेशन इस केस में क्या आएगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड चल रही है तो उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई भी फोर्स लगाने की आवश्यकता। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अवश्य ही जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है भैया, फोर्स जीरो। यानी जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड चल रही है तो उस केस में आपको कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, ये फोर्स का फॉर्मूला है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, इसमें कह रहा है भैया, कह रहा है द कॉज ऑफ एवरी एक्सेलरेटेड मोशन इज एक्सटर्नल फोर्स। कह रहा है भैया देख सुन लीजिए, कह रहा है भैया देखिए ये सिस्टम है, सिस्टम के पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं, जिस फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। और इंटरनल फोर्स की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं आता। देखिए भैया इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये केवल बॉडी को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। लेकिन अगर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो समझ जाना भैया वो इंटरनल नहीं है, वो कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो आता है। इंटरनल की वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती कभी भी इंटरनल फोर्स की वजह से। अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यदि उसका एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है, तो समझ जाना उस पर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है भैया, अब जैसे आपकी बॉडी है या फिर ये कुर्सी वगैरह है, तो कुर्सी वगैरह जुड़ी हुई है, सारे इसके एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको जोड़ने के लिए कोई फोर्स तो चाहिए। जिस फोर्स से जुड़े वो इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब इंटरनल फोर्स लग रहा है तभी ये जुड़ी हुई है। अब फोर्स भी लग रहा है फिर भी रेस्ट में, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि भैया इंटरनल फोर्स इस बॉडी को एक्सेलरेट लग तो रहा है लेकिन एक्सेलरेट नहीं करा सकता। तो अगर मुझे एक्सेलरेट कराना तो मुझे क्या करूंगा, बाहर से फोर्स लगा दूंगा। कौन सा फोर्स कहते हैं इसको, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ठीक है भैया, ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में भी इसके ऊपर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है भैया कि ऐसी कोई कंडीशन बताइए जहां पर बॉडी रेस्ट में है लेकिन वो उसके बावजूद भी एक्सेलरेट कर रही है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसका। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है इसमें बॉडी आपकी रेस्ट में होती है और फिर भी एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेशन कब आता है, बॉडी एक्सेलरेट कब करती है, जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। इसका मतलब अगर जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, जिसकी बात हो रही है, वो उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो भैया देखिए जब आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाकर के एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं टॉप पॉइंट। क्या कहते हैं उसको, टॉप पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या होती है,
टॉप पॉइंट पर, सबसे हाइट पर जाकर बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन उस वक्त भी इसके ऊपर क्या लगती है, क्या लगती है, ग्रेविटी, यानी इसका वेट। अब ग्रेविटी एक फोर्स है, अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगी, रेस्ट में होने के बावजूद भी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। खैर ये एक्सेलरेशन आपका जी कहलाता है, क्या कहलाता है, जी। समझ गया। तो टॉप पॉइंट पर कोई बॉडी रेस्ट में है, टॉप पॉइंट मतलब कि फेंके जाने के, जब फेंकी जाती कोई चीज ना तो सबसे ऊपर जहां पे जाकर रुकती है उसे टॉप पॉइंट कहते हैं, ठीक है भैया। उस टॉप पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, लेकिन ग्रेविटी लगने के बावजूद भी लगती रहती है, और उसकी वजह से बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती रहती है। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जी के बराबर होती है। लास्ट पॉइंट है, ठीक है भैया, द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड, देखिए सुन लीजिए, इस पॉइंट का मतलब समझ लीजिए कि टॉर्क में आपको काफी मदद मिलेगी जब आप टॉर्क पढ़ोगे, टॉर्क पढ़ भी लिया आपने, खैर ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये बॉडी एक ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस फोर्स जिस लाइन में लग रहा है, ये देखिए फोर्स ऐसे लग रहा है ना इसको, ये एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन को क्या कहते हैं हम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स जिस लाइन में लग रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है भैया। अगर फोर्स ऊपर से लगेगा तो उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। समझ गया भैया, जिस लाइन में फोर्स लगता है उसे लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। समझ गया, तो ये हो गया फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। चलो भैया कुछ क्वेश्चन है, मैं देखा न्यूमेरिकल करने जा रहे, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू में, या फोर्स क्या होता है, मास इंटू में डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, या फोर्स इक्वल्स में क्या होता है, एम डीवी अपॉन में, ये कुछ फोर्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर दो फोर्सेस को जोड़ना है, दो फोर्सेस का रिजल्ट निकालना है, तो आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। समझ गए। देखिए भाई प्लीज, बात नहीं, कुछ और भी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए ये जो फोर्स होता है, ये तीनों ही फोर्स, जब आपको ये फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले देखिए, तीनों फॉर्मूले फोर्स के हैं, और आपको ये तीनों फॉर्मूले जब भी यूज करने हैं जब बॉडी का मास कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी वेरिएबल होगी। क्या होगी, इन केस में बॉडी का मास क्या होगा, कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल। तो ये तीनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मास कांस्टेंट और वेलोसिटी वेरिएबल होगा तो आप तीनों फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। लेकिन कई ऐसी कंडीशन आती है, जैसे रॉकेट प्रपोल्शन, रॉकेट जब उड़ता है तो रॉकेट उड़ते वक्त अपने नीचे से धीरे धीरे मास को क्या करता है, इजेक्ट करता रहता है, तो उस केस में टाइम के साथ मास भी चेंज होता है। तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा फोर्स के लिए, क्योंकि फोर्स तो उस केस में भी लग रहा है, तो उस केस में फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, तो ध्यान रखना भैया, वैन मास क्या हो, वेरिएबल, और वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, तो इस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो हम फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो, फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब हमें पता है भैया कि टाइम के साथ कौन चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ, एज वी नो, इफ इफ मास क्या है, वेरिएबल, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो भैया, कांस्टेंट हो, तो क्या करेंगे भैया, इसी को लिख देंगे हम एफ इक्वल्स टू में डेल्टा एम वी अपॉन में डेल्टा टी। देखिए भैया, मास वेरिएबल है इसलिए हमें क्या लिखते हैं, डेल्टा एम, और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, क्योंकि टाइम तो कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता ना, तो बदलेगा मिलेगा। तो अब इसे हम इधर ला देंगे, एफ इक्वल्स टू में डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी इंटू में वेलोसिटी, दैट इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये फोर्स का नया फॉर्मूला है, ठीक है भैया, जब आपका टाइम के साथ मास चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको कहते क्या है, तो इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास।
तो हमारे नए फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल्स टू में रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू में वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी। ये आपका फोर्स का नया फॉर्मूला है। ये जब आप यूज करोगे रॉकेट प्रपोल्शन में ये जनरली यूज किया जाता है। ठीक है भैया। अब आते हैं भैया कुछ क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके ऊपर। इसका मतलब वो क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब बंद ही नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन ही रिकॉर्ड हुआ, चलो आसान था ना वो क्वेश्चन तो खाली। अब बुलेट का मास कितना है भैया? बुलेट का मास कितना है? बुलेट का मास है 0.4 kg, है ना? इतना किलोग्राम बुलेट का मास है। कितनी स्पीड है उसकी? कह रहा है एक हैवी वुडन ब्लॉक में घुसती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? ये इनिशियल स्पीड है इसकी, क्या है? और वो एक वुडन में, लकड़ी में जाती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0 आती है। लेकिन इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर करती है वो? 0.6 मीटर। 60 सेंटीमीटर को हम 0.6 मीटर लिखते हैं। ठीक है भैया। तो कह रहा है आपको फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लग रहा है? तो भैया रेजिस्टिव फोर्स, ये कोई नया फोर्स है क्या? नहीं, ये वो फोर्स है जो बॉडी की स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है। ठीक है। तो भैया फोर्स क्या होता है आपको पता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास इंटू में, मास तो दे रखा है लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन से मेरा निकल सकता है एक्सेलरेशन। आपको पता है भैया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ए क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s। वी क्या है? 0। यू कितना है? 90 और 2। और बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 0.6। तो यहां पे करोगे तो क्या होगा? 8100। और नीचे क्या होगा? 1.2। 1.2। ये देखिए नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन है। ये क्या है? रिटार्डेशन मतलब स्पीड लगातार क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है भैया। तो मास कितना है बुलेट का? 0.04 किलोग्राम। और जो एक्सेलरेशन आ रखा है, जैसे साइन है वैसे ही लिख दो उसको। ठीक है। माइनस 8100 डिवाइड बाय 1.2 न्यूटन, इतना आ रहा है। नेगेटिव फोर्स मतलब रिटार्डिंग फोर्स। नेगेटिव फोर्स मतलब खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ रखा है 2 नंबर का, पिछले साल ही। कह रहा है कि फोर्स ऑफ 72 डायन इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विद एंगल ऑफ 60 डिग्री। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 72 डायन। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा है? 60 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन निकालना है हॉरिजॉन्टल। आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकालना है। मास की वैल्यू क्या है? 9 ग्राम। तो आपको बता दो भैया हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है? ए एक्स मतलब, ए एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू क्या होगी? ए एक्स इक्वल्स टू में एफ एक्स अपॉन में मास ऑफ बॉडी। हमें एफ एक्स तो पता ही नहीं है, तो आपको पता है ये क्या होगा? एफ एक्स। और ये क्या होगा? एफ वाई। क्या होगा? एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है, रिजॉल्व करना आता ही होगा आपको। तो क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और ये क्या होगा? एफ साइन थीटा। हमें इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, हमें केवल इसका काम है, इसका। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ कॉस थीटा अपॉन में मास। एफ की वैल्यू कितनी भैया? 72 डायन हरामजादा कॉस 60 अपॉन में मास कितना है? 9 ग्राम। क्या है भैया? जब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है भैया, तो कॉस 60 क्या होता है? 1/2। 1/2 से 72 गया तो 36। 36 डिवाइड बाय 9 तो क्या होगा भैया? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का अच्छा एग्जांपल है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बॉडी एक्सेलरेट उसी डायरेक्शन में करेगी जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। बॉडी एक्सेलरेट उस डायरेक्शन में नहीं करती जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता। अगर मैं किसी भी चीज को छोड़ दूं, ठीक है,
ऐसा हाइट से छोड़ दूं तो चलो मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहा है ना, लेकिन एकाएक उसका इंजन बंद पड़ गया। अब वो एरोप्लेन कैसे गिरेगा आप बताओ? वो एक्स में भी चलेगा और वाई में भी चलेगा। ऐसे देखो, मान लो पहला एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा था, है ना, पहला एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा था, लेकिन जैसे ही इंजन बंद हुआ तो वो ऐसा गिरेगा, प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसा गिरेगा। वो आगे भी बढ़ता रहेगा और नीचे भी गिरता रहेगा, है ना, ऐसे गिरेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि उसकी जो एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी है वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। पता क्यों? क्योंकि एक्स के अलोंग फोर्स जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट है। ठीक है। लेकिन वाई के अलोंग, भाई प्लीज देखिए, वाई के अलोंग कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटी। क्या लगता है? ग्रेविटी। तो नीचे आते वक्त वेलोसिटी वाई के अलोंग लगातार क्या होती है? बढ़ती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। ठीक है। क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसके ऊपर का। करेक्ट बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक बस रेस्ट से स्टार्ट करती है, नहीं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। और एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन क्या है उसका? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये किसके लॉन्ग है? एक्स के लॉन्ग। ठीक है, एक्स के लॉन्ग है, ये भी एक्स के लॉन्ग। ठीक है। और कह रहा है भैया कितने टाइम तक चलती हो? 10 सेकंड तक चलती। उसी के बाद एक स्टोन ड्रॉप कर दिया जाता है विंडो से, मान लीजिए 10 सेकंड तक चली और उसने कुछ वेलोसिटी अटेंड कर ली। इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी थी? जीरो। और एक्स के लॉन्ग की फाइनल वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। कह रहे जैसे उसने एक्स के लॉन्ग 10 सेकंड तक चली और उसने ये वेलोसिटी अटेंड, अच्छा वी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो वी एक्स इक्वल्स टू में यू आई प्लस ए एक्स इंटू में टी। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी है भैया? जीरो। एक्सीलरेशन कितना है भैया? 4। टाइम कितना है? 10। तो एक्स के लॉन्ग कितनी वेलोसिटी अटेंड कर ली उसने? 40 मीटर। तो भैया जैसी इस बस की वेलोसिटी कितनी हुई? 40 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही इसके यहां से, इसके विंडो से, ये विंडो है, वहां से एक पत्थर छोड़ दिया गया, यहां से एक पत्थर छोड़ दिया। अच्छा पत्थर कहां पे था? बस में था। पत्थर कहां पे था? बस की स्पीड कितनी थी? तो पत्थर की भी स्पीड कितनी होगी? तो जब पत्थर छोड़ा गया तो उसकी एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी थी? 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वाई के लॉन्ग वेलोसिटी उसकी क्या थी? जीरो। ठीक है, वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा, देखिए एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप के टाइम पर वाई के लॉन्ग, देखिए भैया बस किसके लॉन्ग चलती है? वाई, हवा हवा में उड़ती है क्या बस? मतलब वाई के लॉन्ग नहीं चलती, किसके लॉन्ग चल रही है? एक्स के लॉन्ग। कितनी वेलोसिटी उसकी? 40। लेकिन जब आपकी बस एक्स के लॉन्ग 40 मीटर पर सेकेंड है उसकी वेलोसिटी, तभी एक पत्थर छोड़ दिया गया। तो पत्थर क्या करेगा? पत्थर ऐसे चल रहा था ना बस के साथ, तो वो क्या होगा? अब ऐसे गिरेगा जमीन की तरफ, है ना। तो उसके एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या रहेगी हमेशा? 40। और ये कभी चेंज होने वाली क्यों? क्योंकि एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक ये बस के साथ थी, बस के पास इंजन था, इंजन लगातार क्या कर रहा था? एक्सेलरेट करा रहा था बस को, बस के साथ ये पत्थर भी एक्सेलरेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही बस से अलग हुआ तो भैया इंजन से भी अलग हो गया, ये एक्सेलरेट करना बंद हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड रहेगी एक्स के लॉन्ग। लेकिन वाई के लॉन्ग आपको पता भैया इसके ऊपर क्या लगेगी? ग्रेविटी। क्या लगेगी? और उस ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी? वाई के लॉन्ग बढ़ती रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी। कह रहा है भैया, ठीक है, कह रहा है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा कब? 10.2 सेकंड। मतलब कब कब फेंकी गई थी? 10वें सेकंड पे फेंकी गई थी। अब पूछ कब रहा है? 10.2 सेकंड के बाद। घड़ी में 10 सेकंड हुए थे और पूछ कब कर रहा है? जब 10.2 सेकंड हो गया, यानी फेंके जाने के 0.2 सेकंड बाद क्या पूछ रहा है? फेंके जाने के, तो मैंने मान लिया कि फेंके जाने के यहां पे टाइम कितना था? T2। T1 क्या लेगा? 10 सेकंड। ठीक है, और T2 क्या हो गया? 10.2 सेकंड। अब एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए भैया प्लीज, कोई बोलेगा नहीं। आपको पता पत्थर ही मान लो यहाँ पे 10 पॉइंट, टाइम कितना हो गया? 10.2 सेकंड।
10.2 सेकंड में पत्थर यहाँ पे एक्स किलोमीटर कितना चला था, 40 से चलेगा, बोला हाँ, क्योंकि एक्स किलोमीटर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन वाई के अलोंग इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, मुझे नहीं पता। ठीक है, कह रहा है कि ये ध्यान रखना भैया, एक्स के अलोंग देखिए 10वें सेकंड में छोड़ा गया पत्थर, 10.2 पे पूछ रहा है, तो 10.2 पे आपको पता भैया जब ये छोड़ा गया था तब तो इसके पास केवल एक्स के अलोंग की वेलोसिटी थी, और वाई के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0 थी। क्या थी पता है ना, जब छोड़ा गया तो बस किसके अलोंग चल रही थी केवल, तो जब छोड़ा गया तो केवल पत्थर एक्स के अलोंग चला था, यानी वाई के अलोंग चल ही नहीं रहा था, यानी इनिशियल वेलोसिटी में वाई के अलोंग क्या होगी, 0 होगी। लेकिन भैया 10.2 सेकंड बाद क्या होगा कि एक्स के अलोंग वाली वेलोसिटी रहेगी रहेगी, साथ साथ में वाई के अलोंग भी वेलोसिटी आ जाएगी। चलो भैया करते हैं इसको पूरा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था जितने भी मैंने कराया, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमें पता है जब फेंका गया था पत्थर तब वाई के अलोंग की वेलोसिटी क्या थी, 0। अच्छा नीचे कौन खींच रहा था उसको, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या होता है, 9.8 प्लस 9, 10 क्या है, तो भैया 10 लिख लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितने बाद पूछ रहा है, 0.2 सेकेंड। मैं 10 सेकेंड पे फेंका गया था, 0.10.2, यानी टाइम इंटरवल कितना, 0.2 ही तो है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। क्या निकालना है, तो वी क्या होगा वाई करो, तो भैया हमें पता वी वाई इक्वल्स में क्या होता है, यू आई प्लस ए वाई टी। यू आई कितना बेटा, 0, एक्सीलरेशन कितना है 10, और टाइम कितना 0.2। तो सॉल्व करोगे तो क्या 2 मीटर पर सेकंड, यानी एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं अलग कलर से, 10.2 सेकंड पे, यानी यहां का लिख रहा हूं मैं, 10.2 सेकंड पर उसकी एक्स किलो कितनी वेलोसिटी थी, 40 मीटर पर सेकंड, और वाई किलो कितनी वेलोसिटी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। कह रहा है टोटल वेलोसिटी बताओ, तो टोटल वेलोसिटी यही होगी ना उन दोनों का रिजल्टेंट। तो कैसे निकलेगा भैया, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस, आगे कॉस नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, तो कॉस 90 होगा, कॉस 90 क्या होता है 0। तो भैया यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका क्या है, टोटल वेलोसिटी आएगी, वी एक्स की वैल्यू क्या है 40, और वी वाई की वैल्यू क्या है 2। सॉल्व करोगे 400 प्लस 2 क्या होगा, 1600, 1602, 1604, इतनी वेलोसिटी आई, इतनी 10.2 सेकंड बाद पत्थर की जो कुल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एक्स के लॉन्ग इतनी होगी, वाई के लॉन्ग इतनी होगी, और टोटल वेलोसिटी क्या होगी, इतनी होगी। इसको सॉल्व भी कर लेना, ठीक है। अच्छा ये भी बोल रहा है सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन, क्या बोल रहा है, तो भैया चाहिए 10, अगर मैं 10.2 सेकंड की बात करूं तो भैया एक्स के लॉन्ग तो कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो एक्सेलरेट कर रहा था एक्स के लॉन्ग वो बस थी, अब वो पत्थर बस से अलग हो चुका है, यानी ये एक्सेलरेट नहीं करेगा एक्स के लॉन्ग। वाई के लॉन्ग कौन काम कर रहा है भैया, कौन काम कर रहा है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है जी, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, अंडर रूट ए वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस, आगे cos 90 नहीं लिख, cos 90 0 होता है इसलिए लिख नहीं रहा, तो क्या होगा भैया, एक्स की एक्सेलरेशन क्या है 0, और वाई का एक्सेलरेशन क्या है जी, जी का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो जी ही आपका एक्सेलरेशन आएगा, जी ही क्या आएगा आपका। तो भैया ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपने अब तक किए हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अगर एक बार आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा अब आ गया इम्पल्स। इसका केमिस्ट्री से नाम, इस जो नाम है ना, इसका केमिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी। होता क्या भैया, इम्पल्स समझिए पहले से, ठीक है, नाम रखने से मतलब नहीं पता लग जाता, ठीक है, मतलब मैं बताता हूं आप, ठीक है, इम्पल्स का मीनिंग क्या एक्चुअल में, ठीक है। इम्पल्स का मीनिंग होता है, देखिए सुन लीजिए, जैसे आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स की वजह से रुकी हुई गाड़ी के अंदर मोमेंटम आ जाता है। कोई चीज, पत्थर रुका हुआ है, फुटबॉल रुकी हुई है, फुटबॉल पे लात मारी, लात मार के क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और उस फोर्स को लगाते के साथ ही उस बॉल के अंदर क्या आता है, मोमेंटम आता है। यानी फोर्स का इफेक्ट क्या है, मोमेंटम है, फोर्स का इफेक्ट क्या है, ठीक है भैया। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ
जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ लेकिन वो फोर्स लंबे वक्त तक लगे और उसका, समझ गए, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और वो फोर्स उस बॉडी पे थोड़े वक्त तक लगे, ऐसा वक्त मतलब मेजरेबल टाइम हो, उसको आप मेजर कर पाओ, ठीक है। तो जब फोर्स लंबे वक्त तक लगता है तो फोर्स के उस इफेक्ट को हम कहते हैं भैया मोमेंटम। क्या कहते हैं उसे? मोमेंटम। व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर लार्ज टाइम, लार्ज मतलब मेजरेबल टाइम, ठीक है भैया, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? मोमेंटम कहते हैं। लेकिन जब कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर बहुत छोटे वक्त के लिए लगे, बहुत छोटे टाइम के लिए, और वो टाइम इतना छोटा हो कि उसको मेजर करना भी क्या हो, बड़ा मुश्किल हो, कि भैया मैंने आपको रैप्टा मार दिया मान लीजिए, तो रैप्टे का आपके आपके गाल के साथ मेरे जो अब हाथ का कांटेक्ट हुआ कितना टाइम था, बहुत जरा सा, एकदम हाथ लगा, छुआ, निकल गया, तो भैया बहुत कम टाइम के लिए आपके फोर्स का इफेक्ट हुआ आपके ऊपर। तो जब फोर्स का इफेक्ट बहुत कम टाइम के लिए होता है तो उसे कहते हैं इंपल्स। क्या कहते हैं? फोर्स का इफेक्ट लार्ज टाइम के लिए मोमेंटम, फोर्स का इफेक्ट छोटे टाइम के लिए, समझ गए भैया? जमीन पर जब आप गिरते हो कंक्रीट वाली रोड पर, तो भैया आपकी बॉडी कंक्रीट वाली रोड पे तुरंत की तुरंत क्या होती है? कांटेक्ट में आ जाती है, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या, बहुत छोटा है, बहुत जल्दी बॉडी कांटेक्ट में आ गई है। अभी तेरा सर मैं दीवार में मारूं तो ये हार्ड है बेटा, ये हार्ड है, तेरी बॉडी तुरंत इसके कांटेक्ट में आएगी, टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या, बहुत छोटा है, यानी इफेक्ट क्या आएगा? मोमेंटम या इंपल्स? इंपल्स। लेकिन अगर मैं तुझे रजाई के ऊपर उठा के फेंकूं तो पहले रजाई के छुएगी तू, फिर रजाई दबेगी, समझ गई? दबती है ना रजाई, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या वहां पर बड़ा है, ठीक है भैया? तो टाइम फोर्स का इफेक्ट काफी टाइम के लिए लगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। लास्ट टाइम के लिए जो इफेक्ट होता है मोमेंटम, स्मॉल टाइम के लिए फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? इंपल्स। ठीक है भैया? यार टाइम कैसे बीत जाते? इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ short time produce a finite change in momentum is called impulsive force। ठीक है? कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए अगर कभी लगता है तो भैया वो क्या करता है, उसकी भैया वो ऑब्वियस सी बात है भैया, फोर्स लगेगा मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन वो मोमेंटम क्या होगा, बहुत सडन चेंज होगा, और सडन चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं भैया? इंपल्स कहते हैं। ठीक है भैया? तो बस अब आप इतना समझना कि यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, फोर्स act on a body for large time। ठीक है? तो इसके इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? वो हम क्या कहते हैं? लार्ज टाइम के लिए मोमेंटम, मोमेंटम, समझ गया? और अगर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम तो इसके इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसके इफेक्ट को वो हम इंपल्स कहते हैं। क्या इसमें मैंने HNO3 लिखा, क्या मैंने CO2 लिखा, तो इसका मतलब इसका केमिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है। इसका जो भी संबंध है किससे संबंध है? फिजिक्स, प्योर फिजिक्स से इंपल्स, नथिंग एल्स। ये भैया, तो भैया ये हो गया आपका। ठीक है भैया? जब फोर्स का इफेक्ट, आप भैया बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा आप बताना, क्या यहाँ पे इंपल्स हो रहा है, क्या यहाँ पे मोमेंटम है? मैंने शॉट मारा बॉल को, बॉल आई मेरी तरफ तेजी से और मैंने क्या किया, बल्ला घुमा दिया, क्या होगा? फोर्स लगाया मैंने, तो इफेक्ट क्या आएगा? इंपल्स या मोमेंटम? क्योंकि भैया बल्ले का और बॉल का संपर्क बहुत छोटे वक्त के लिए हुआ है, तो फोर्स के इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंपल्स। ठीक है भैया? समझ गए? समझ गए? अब हम भागते हुए आए और हमने फुटबॉल में लात मारी, तो भैया लात मारते के साथ ही फुटबॉल, पता है क्या था फुटबॉल? अगर आप देखोगे तो पहले फुटबॉल पे मेरे पैर कांटेक्ट में आएगा, फिर फुटबॉल थोड़ी पिचकेगी और पिचक करके फिर क्या होगी, आगे जाएगी, यानी यहाँ पे टाइम लग गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? मोमेंटम। ठीक है? इंपल्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंपल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इंपल्स और मोमेंटम दोनों सेम चीज है। इंपल्स और मोमेंटम दोनों बस छोटे टाइम के लिए इंपल्स कहते हैं,
और बड़े टाइम के लिए मूवमेंट, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टाइम का ही डिफरेंस। ठीक है, हथौड़े से कील ठोक रहा हूं, ठक ठक ठक, तो भैया जो हथौड़े और कील का संपर्क हो रहा है बहुत कम टाइम लग रहा है उसमें, तो वो भी क्या है भैया, इम्पल्स हो गया। कुछ लिखा हुआ है ब्लो ऑफ हैमर ऑन नेल, हथौड़े का प्रहार जब नेल के ऊपर होता है तो उसके वजह से जो इफेक्ट आता है उसको भी क्या था भैया, हिटिंग अ बॉल विद अ बैट, इम्पल्स। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन व्हेन फॉल्स ऑन अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द मार्बल फ्लोर, मार्बल फ्लोर जानते ना, एकदम सख्त फ्लोर होता है, जमीन के साथ जैसे आता आदमी को तुरंत कांटेक्ट हो जाता है जमीन के साथ, पिचकता है क्या, मार्बल के साथ आएगा आराम से, उसका फिर मुंह पिचकेगा यूं करके, फिर स्पंज के ऐसे थोड़ी ना होता है, तुरंत आया तुरंत खत्म। पता है इसमें टाइम ऑफ कांटेक्ट इतना ज्यादा होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है, तो आदमी की इंजरी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब रेत वेत पे जब गिरता है व्यक्ति तो पता क्या होता है, पहले रेत धंसती है, धसेगी तब जाके आदमी थोड़े टाइम बाद रुकता है, किसी रेत वेत पे कूदोगे ना तो आपके पैर धस जाएंगे, तो इसका मतलब पहले रेत के कांटेक्ट में, फिर आपके पैर नीचे गए और तब जाके रुके, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट काफी ज्यादा है यहाँ पर। टाइम ऑफ कांटेक्ट कहां पे कम होता है, जब बॉडी सडन रुक जाती है, तो वहां पे टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। अब जैसे आप कभी वो साइकिल के आगे वाले डंडे बैठे हो बचपन में, बैठना, तो उसमें क्या होगा कि भैया रबड़ रबड़ नहीं होगी, केवल लोहे का डंडा होता है ना, तो जब साइकिल उछलती है तो भैया वो बड़ा सख्त होता है, अब बड़ा सख्त होता है, जिसके पीछे चमड़ा ज्यादा मांस वास ना हो, ऐसा बच्चा ना हो कोई, तो क्या होता है कि इसकी बॉडी तुरंत क्या करती है, उछलेगा, और तुरंत क्या होगा, इसका पिछवाड़ा उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। अब टाइम ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे बहुत कम है, तो इसके पिछवाड़े में क्या होगा, बहुत चोट लगेगी, लगी। लेकिन अब क्या करते हैं, अब तो खैर बच्चों ने बैठना ही बंद कर दिया, ये पुराने जमाने की बात है। ठीक है, खैर इम्पल्स ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है छोटा ही टॉपिक। ठीक है छोटे टॉपिक, अभी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स यूजुअली वेरी इन एडरप्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड मैनर, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि बहुत कम टाइम में होता है, तो इस फोर्स का एक्चुअली मेजरमेंट हो ही नहीं पाता, इसके इफेक्ट का मेजरमेंट तो हो जाता है लेकिन इस फोर्स का मेजरमेंट नहीं होता क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या बहुत कम है। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, सेपरेटली इन सच अ सिचुएशन, बट द प्रोडक्ट मतलब जो इनका इफेक्ट होता है उसको हम आराम से मेजर कर लेते हैं, वो भी मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, लेकिन वो छोटे टाइम के लिए होता है तो उसको हम इम्पल्स बोल देते हैं। ठीक है भैया, द मेजरेबल क्वांटिटी, ये क्या है भैया, मेजरेबल क्वांटिटी है, द प्रोडक्ट इज गिवन द नेम ऑफ इम्पल्स, जो प्रोडक्ट आता है जो इफेक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो छोटे टाइम के लिए फोर्स का इफेक्ट, बड़े टाइम के लिए फोर्स का इफेक्ट, कील हथौड़ा ठोक रहा, कौन सा इफेक्ट, कोई बंदा नशेड़ी कंक्रीट पे गिर रहा है, कंक्रीट पे इम्पल्स, कोई नशेड़ी उस पे गिर रहा है रेत पे, मूवमेंट। ठीक है भैया, तो इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है भैया, बहुत अच्छे टॉपिक है ये, और अगली दो संडे क्लास में इसकी क्लास में केवल इसी क्लास लूंगा। ठीक है, और कोई क्लास नहीं लूंगा, 2 घंटे की क्लास इसी की लूंगा मैं, तो भैया ये चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन भी मैं करा दूंगा आपका। ठीक है भैया, अभी तो जैसे चल रहा है चलने दो। और हाँ, अब देखिए मैं थोड़ा शेड्यूल जो है आपका ना, देखिए जो चेंज नहीं कुछ भी, अब आपको जो चैप्टर में नीड हो कि भैया इस चैप्टर मेरे को रिवीजन करनी है वही करने आना, बाकी मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू थ्रो कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे वगैरह या फिर वीडियोस में, तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है भैया, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार से करते जाओ। और मैंने पिछली बार एक चीज थोड़ी लापरवाही कर दी थी कि मैंने ना जो इंपोर्टेंट लेस इंपोर्टेंट चीजें थी ना उसको बहुत कम रिवाइज कराया था, तो फिजिक्स ना कई बार प्रैंक कर देती है कि लेस इंपोर्टेंट चीज कई बार आ जाती है पेपर में ऐसे ही उड़ करके। ठीक है, जिसको आप बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, जिसको बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है ना, वो आता ही नहीं पेपर में पूरे। ठीक है, तो फिजिक्स के साथ हो सकता है, केमिस्ट्री लिमिटेड है, केमिस्ट्री में कहीं से बाहर से नहीं आना, लेकिन बच्चों के नंबर फिर भी नहीं आते। चलो भैया, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।